हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग बात कर रहे थे अपवाह तंत्र को लेकर। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र कैसा है, उसका प्रवाह क्षेत्र किधर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे झेलम नदी की। बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान दो इस बात को, झेलम नदी कहां से बहती है और किस रूप में बहती है। कल बात कर रहे थे कि झेलम नदी का जो उद्गम है कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में वेरीनाग है। दक्षिणी पूर्वी भाग में वेरीनाग में यह कश्मीर में बहती है और सीधे जाके बूलर झील में यह मिल जाती है। ठीक है, तो लिखो इसको आप, झेलम नदी, इसका उद्गम स्रोत वेरीनाग जल स्रोत है। इसका उद्गम स्रोत वेरीनाग जल स्रोत है। यह कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। आगे चलकर यह बूलर झील में प्रवेश करती है। तथा पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। कश्मीर घाटी में इसकी ढाल अधिक गहरी नहीं है। ये झेलम, इसका अर्थ ये है कि ये मान लिया जाए ये कश्मीर है। अब सोचो आप, ये कश्मीर घाटी है, मान लो ये वेरीनाग है, यहां से निकलती है या अब सोचो आप, ये निकलती है और ये आपका बूलर झील है। सोचो, ये आपका है बूलर और ये आपका वेरीनाग है। ये आगे जाती है तो ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी में ये मिल जाती है, ये बूलर झील, ये झेलम। दूसरा लिखो चिनाब। चिनाब की बात करें, नदी को हिमाचल में इसे, चिनाब नदी की बात करें, हिमाचल में इसे चंद्रभागा कहते हैं। अब देखो, चंद्रभागा कहते हैं। चंद्रभागा दो नदियां हैं, दोनों मिलती हैं और चिनाब नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। भागा कहते हैं। चंद्र तथा भागा दो नदी मिलकर
चंद्रभागा बनाती हैं। चंद्रा का उद्गम हिमनद मतलब ग्लेशियर, चंद्रा का उद्गम ग्लेशियर तथा भागा जो है, भागा प्रपाती है, प्रपात से बनता है ये। यह पीर पंजाल तथा ये पीर पंजाल तथा बृहद हिमालय के बीच बहती है। चिनाव नदी पर बगलिहार, चिनाव नदी पर बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती बिजली परियोजना है। ध्यान दो, बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती बिजली परियोजना है। अब सोचो, आगे जो है रावी नदी की बात करें हम लोग। रावी, अगली नदी है रावी नदी। अब देखो आप, कुल्लू के निकट रोहतांग दर्रे से निकलती है। कुल्लू के निकट रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह पीर पंजाल के पश्चिमी भाग तथा धौलाधर श्रेणी के उत्तरी भाग को अपवाहित करती है। पंजाब के मैदान में यह भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ बहती है। अगली नदी देखो, ब्यास नदी। हम ब्यास नदी की बात करें, इसका उद्गम रोहतांग दर्रा के पास, इसका उद्गम रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड है। यह धौलाधर श्रेणी को, यह
धौलाधर श्रेणी को काटती है। यह मनाली तथा कुल्लू शहर के साथ साथ बहती है। तथा नीचे की ओर कांगड़ा घाटी से होकर बहती है। सतलज में जाकर हरिके बैराज, हरिके के पास, हरिके एक प्लेस है, हरिके के पास मिलती है। अब देखो, अगली नदी है सतलज नदी। सतलज नदी की बात की जाए, लिखो आप, इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील है। राकस ताल झील है। इसे तिब्बत में लॉन्गचेन कहा जाता है। यह जास्कर तथा बृहद हिमालय में, यह जास्कर तथा बृहद हिमालय में खड्ड बनाती है। और इस पर भाखड़ा बांध है। भाखड़ा हमेशा ध्यान दो, इस पर भाखड़ा बांध है। ये तो सिंधु नदी का बेसिन हुआ। अब गंगा बेसिन की बात करें हम लोग। हमेशा गंगा बेसिन के अनेक सहायक नदियां हैं। अब देखो आप, गंगा नदी में भागीरथ अलकनंदा दोनों मिलती हैं। दोनों का मिलन देवप्रयाग में होता है, जहां से वह गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। आगे जाकर के फरक्का बैराज के पास ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, पद्मा और हुगली। हुगली नदी पर कोलकाता स्थित है। पद्मा सीधे चली जाती है बांग्लादेश में, और हुगली नदी मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। लिखो आप इसको, गंगा, लिखो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में माना दर्रा
माना दर्रा के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जिसे भागीरथ कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथ का, एक बार ध्यान दो, भागीरथी नदी, भागीरथी का अलकनंदा से मिलन होता है। अलकनंदा से मिलन होता है और यहीं से गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। तथा राजमहल पहाड़ियों के नजदीक, राजमहल पहाड़ियों के नजदीक फरक्का बांध के नीचे दक्षिण पूर्व में मुड़ जाती है। फरक्का बैराज के बाद यह नदी हुगली और पद्मा में, हुगली और पद्मा में विभाजित हो जाती है। हुगली कोलकाता से गुजरती है। कोलकाता से गुजरती है। वही पद्मा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है। हुगली नदी के मुहाने के पास सुंदरबन डेल्टा है। इसका विस्तार पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश
में है। यह सुंदरबन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के निक्षेपण का परिणाम है। एक चीज सोचो आप, बात हुई थी, ये कहा गया ये भागीरथ है, ये एक लन्ना है, दोनों का मिलन हो रहा है। मान लो ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, दोनों का मिलन हुआ, ये आपका देवप्रयाग है। यहां से नदी आगे बढ़ती है, अब गंगा बढ़ गई, आगे क्या होगा? ये हरिद्वार शहर है, हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है। प्रवेश, ये नदी जब आगे जाएगी तो ये फरक्का बैराज है। आगे जाके नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक पद्मा है, एक कोलकाता है। पद्मा, हुगली, ये नदी चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में, ये बांग्लादेश में चली जाएगी। दोनों नदियां जब आएंगी, ये ब्रह्मपुत्र है, ये पूरा सुंदरबन डेल्टा है। देखो आप, सुंदरबन डेल्टा का जो विस्तार है पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश दोनों में है। ये आपका ब्रह्मपुत्र है, मेघना, ये पद्मा, इन सारी नदियों के निक्षेपण का परिणाम है। ये है, ये आपका फरक्का बैराज है। यहां से दो भागों में डिवाइड हो जाती है हवा। पद्मा जो बांग्लादेश में चली जाती है, हुगली बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। इस पर कोलकाता बंदरगाह है, हुगली नदी पर। ठीक है, अगला लिखो यमुना। यमुना नदी लिखो आप, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यह पश्चिम से आकर गंगा में मिलती है। यह मसूरी श्रेणी से मैदान में प्रवेश करती है। अच्छा, यमुना की जो टोटल लंबाई है 960 किलोमीटर। अब है चंबल नदी। लिखो आप, ये विंध्य श्रेणी से निकलती है। यह नदी उत्तर की ओर
कोटा शहर, राजस्थान का एक शहर है कोटा, कोटा शहर तक बहती है। तथा आगे उत्तर पूरब की ओर मुड़ जाती है। उत्तर पूरब की ओर मुड़ जाती है। यह नदी इटावा में, इटावा यूपी का एक शहर है। इटावा में यमुना से मिलती है। अरावली से निकलने वाली बनास नदी, बाएं तट से, बाएं का मतलब लेफ्ट, बाएं तट से मिलती है। तथा काली सिंध एवं पर्वती नदी दाहिने तट से मिलती हैं। इस नदी पर गांधी सागर, कामा, राणा प्रताप सागर, तथा जवाहर सागर बांध है, डैम, जवाहर सागर बांध है। अगला देखो आप, शारदा नदी की हम बात करें, थोड़ा सा नदियों को देख लो आप। शारदा नदी, कारण यह है कि रिस्क नहीं लेना है, हम लोग लिख लेंगे तो इसी बहाने याद हो जाएगा। शारदा नदी लिखो, यह नेपाल में हिमालय के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। जहां इसे गोरी गंगा कहते हैं, जहां इसे गोरी गंगा कहते हैं। यह भारत नेपाल के, यह भारत नेपाल के समानांतर बहती है। तो इसे काली नदी कहते हैं।
घाघरा में मिलने से पहले इस नदी को चौका चौका कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो। फिर एक प्रश्न, कर्णाली नदी, कर्णाली लिखो आप। इसे नेपाल की हिमालय क्षेत्र में कैरी आला कहते हैं। कैरी आला कहते हैं। जो गंगा के मैदान में घाघरा बन जाती है। घाघरा, ये घाघरा है, बन जाती है। यह पूर्ववर्ती नदी है। यह बृहद हिमालय में, यह बृहद हिमालय में महाखड्ड बनाने के साथ महाभारत श्रेणी में खड्ड बनाती है। अगला देखो, गंडक। अगली नदी है गंडक नदी। लिखो, यह नेपाल के हिमालय में एवरेस्ट की चोटी के निकट से निकलती है। तथा नेपाल के मध्य भाग में प्रवाहित होती है। और पटना के पास आकर गंगा में मिल जाती है। अगली नदी देखो, कोसी। हम कोसी नदी की बात करें। लिखो आप, यह पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। अरुण
इस नदी की मुख्य धारा है। यह एवरेस्ट की चोटी, यह एवरेस्ट की चोटी के उत्तरी ढाल से निकलती है। नेपाल में बृहद हिमालय में, नेपाल में बृहद हिमालय में प्रवेश करने के बाद पश्चिम से सनकोसी तथा पूर्व से तामूर कोसी आकर मिलती हैं। ये दोनों नदियां समानांतर बहते हुए अरुण नदी से मिलकर सप्तकोसी कहलाती है। देखो आप, ये जो नदी है यह बृहद हिमालय है, ये एवरेस्ट की चोटी है, बृहद हिमालय। ये एवरेस्ट की चोटी है, ये निकलती यहां से है हमेशा। ये जब यहां से निकलती है तो ये बृहद हिमालय को काटती है। ये जो निकलती है इसका नाम है अरुण। ये अरुण मुख्य धारा है। इधर से क्या हो गया, सन कोसी आती है, इधर से क्या है, तामूर कोसी होती है। ये तामूर कोसी है, ये सन कोसी है। ये दोनों नदियां आ रही हैं, ये दोनों नदियां आ रही हैं, ये आपस में आके क्या होती हैं, मिल जाती हैं। जहां ये मिलती हैं अब ये सप्तकोसी के नाम से आगे बढ़ती है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। ये नदी तामूर कोसी है, ये सन कोसी है, बीच में अरुण मुख्य धारा है। ये सब समानांतर बतें आगे जाके मिल जाती हैं और सप्तकोसी के नाम से आगे बढ़ती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है महानंदा। महानंदा लिखो, यह गंगा के उत्तरी तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। अच्छा, अंतिम सहायक नदी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बात कर रहे थे, पूरी बात ध्यान देना, ये आपकी ये भागीरथ है, ये अलकनंदा है, दोनों का मिलन हुआ, ये नदी आगे बढ़ेगी।
ये यमुना नदी आके मिल गई, यमुना नदी। ये गंगा है, ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है। दोनों का मिलन कहां हुआ? देवप्रयाग। ये देवप्रयाग संगम है। संगम किसका है? अलकनंदा और भागीरथ का संगम है। देखो ये संगम है। होता क्या है, यहां जो संगम है, ये संगम है। किसका संगम है? गंगा एवं यमुना का। यह संगम होता है इलाहाबाद। आगे नदी जब आगे बढ़ेगी, आगे सीधे हम लोग बात कर चुके थे, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक पद्मा चली गई, एक हुगली। पद्मा हुगली की बात करें, खैर इसके अनेक सहायक नदियां हैं। रामगंगा, हमेशा जान दो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और आपका महानंदा। ये रामगंगा, ये गोमती। ये घाघरा, ये गंडक, ये कोसी और ये महानंदा। ये आपकी यमुना नदी है। जब आगे जाओगे तो पटना के पास एक नदी मिलती है, सोन नदी। हमेशा जानते इस बात को, ये पटना के पास मिलती है सोन नदी। फिर यहां संगम हुआ पटना, विशेष का आरा डिस्ट्रिक्ट है। ये नदियों का सीक्वेंस है। ये सबसे अंतिम सहायक नदी है जो गंगा मिलती है। तीस्ता तो सीधे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, लिखो इसको आप, सोन नदी, सोन, हम नदी की बात करें, लिखो यह अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक राधम चोटी किसकी है? मैकाल की। यह अमरकंटक से निकलती है। यह नदी पठार के जल प्रपातों के एक क्रम के रूप में निकलती है। तथा कैमूर श्रेणी से जाकर मिलती है जो इसकी धारा को उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देती है। अब सोच, ये तो गंगा की बात हो गई। अब हम ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए, जो यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र, निकलती क्या है? तिब्बत से, जहां सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है। असम में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में जाके मिलती है।
इसके अनेक सहायक नदियां हैं, पर हम लोग बांट चुके हैं। ब्रह्मपुत्र के उत्तर में प्रवाहित हुई नदियां जो ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, वह विसर्प गोखुर झील का निर्माण करती हैं। पर दक्षिण से मिलने वाली नदियां ऐसा कुछ भी नहीं करती, क्योंकि इनका प्रवाह बहुत तीव्र होता है। लिखो आप, ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम मानसरोवर झील के पूरब में स्थित ग्लेशियर है। इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अच्छा, ध्यान दे इस बात को। सतलज को लॉन्ग चेन कहा जाता है तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी तिस्ता नदी है। जो पश्चिम से आकर बांग्लादेश में मिलती है। इस नदी द्वारा निक्षेपण से माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। हमेशा। अच्छा, अगली नदी देखो, रंगित। रंगित नदी है। अच्छा, ये सिक्किम में बहती है और छिप्तका राफ्टिंग के लिए बहुत फेमस है ये। लिखो, रंगित। यह सिक्किम से निकलती है। तथा बड़ी संख्या में छिपका बनाती है। यह नदी पूरे विश्व में राफ्टिंग के लिए फेमस है। राफ्टिंग के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। अगला है मानस।
मानस नदी देखो आप, यह पूर्ववर्ती नदी है। तथा तिब्बत से निकलकर बृहद हिमालय में महाखड्ड बनाती है। अगले देखो, सुबानसिरी एक नदी है। हम सुबानसिरी की बात करें, लिखो आप, यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। यह गिरी पहाड़ी तथा अबोर पहाड़ियों को गिरी पहाड़ी तथा अबोर पहाड़ियों को विभाजित करती हैं। एक महत्वपूर्ण नदी है मणिपुर नदी। नाम ही है मणिपुर, तो मणिपुर में बहेगी। लिखो आप, यह मणिपुर के उत्तरी भाग से निकलकर, यह मणिपुर के उत्तरी भाग से निकलकर इम्फाल से गुजरते हुए, इम्फाल से गुजरते हुए यह नदी लोकटक झील, यह नदी लोकटक झील को अपवाहित करती है। अब ध्यान दो, कौन सी नदी लोकटक झील को अपवाहित करती है? मणिपुर नदी, ध्यान दो। तथा चिंदविन घाटी में जाकर, चिंदविन घाटी में जाकर मिलती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। कुछ महत्वपूर्ण ये लोकटक झील, जैसे झेलम वूलर झील को ध्यान देना इस बात को। कलादान नदी, ये नदी होती क्या है देखो आप। मणिपुर के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। अगला है बराक नदी। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, इस नदी की खासियत यह है कि इस नदी की बेसिन में दुनिया का सबसे ज्यादा आर्द्रतम स्थान है, जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरे विश्व में, मासिनराम और चेरापूंजी। इस नदी फेमस है। लिखो आप, यह नदी बराक नदी, लिखो यह नदी नागालैंड में माउंट जापोवा से निकलती है।
इस नदी के बेसिन में, इस नदी के बेसिन में मासिन राम एवं चेरा पूजी है। मासिन राम एवं चेरा पूंजी है। जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब देखो आप, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी हैं? प्रायद्वीपीय, हम भारत की नदियों की बात करें, एक चीज ध्यान देना, ये लिखवाना बड़ा बोरिंग काम है। एक विशुद्ध फैक्चुअल है, मुझे भी मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, पर एक आध प्रश्न कभी कभी यूपीएससी पूछ देता, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं एक एक चीज लिखवा दूं आपको। हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय हम नदी की बात करें, सबसे पहले हम बात करें लूनी नदी। हमेशा लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती, माही की बात करें हम लोग, लिखो आप लूनी नदी लिखो। ये अरावली से निकलकर कच्छ के रण में गिरती है। अच्छा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि लूनी नदी के उत्तरी भाग में मीठा जल और दक्षिणी भाग में खारा जल है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला लिखो साबरमती और माही। साबरमती की बात करें हम लोग, इस नदी के यदि देखा जाए, ये सोचो, ये आपकी साबरमती है, ये आपकी माही है। मती और माही की बात, दोनों निकलती मालवा के पठार सतपुड़ा बिंद श्रेणी से, और गिरती कहां है? खंभात की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी है, ये कैम्बे की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी है। साबरमती और माही की बात करें, हमेशा। अगला देखो आप, शरावती नदी। हम शरावती नदी की बात करें, लिखो आप, कर्नाटक के सीमोगा से निकलती है। सीमोगा से निकलती है। इस पर गरसोपा जलप्रपात है जो फेमस है। वाटरफॉल की बात करें हम लोग, इस पर गरसोपा जलप्रपात है। अगला ध्यान दो इस बात को, नर्मदा नदी देखो आप। हम नर्मदा नदी की बात करें, यह अमरकंटक से निकलती है। हमेशा लिखो आप, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। तथा जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। हमेशा ध्यान दो, धुआंधार जलप्रपात है।
इस पर सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध और महेश्वर बांध स्थित है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, महेश्वर बांध, ये बांध इस नदी पर है। हमेशा ये हम लोग पढ़ चुके थे कि अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां जो भारत में प्रवाहित होती हैं, ये एस्चुरी बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, लिखो आप, यह नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, ताप्ती नदी भी यहां पर है। ताप्ती नदी की बात करें, यह महादेव से निकलती है। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों भ्रंश में बहती हैं। ये गिरती कहां है? अरब सागर में। ये अरब सागर में गिरती है ये नदी। अगला देखो, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी नदियां जो पूरब में बहती हैं, ऐसे कौन सी नदी है? सोचो आप, महानदी। बात करो, यह छत्तीसगढ़ बेसिन, यह छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। इस पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है। अब देखो, हम गोदावरी की बात करें, गोदावरी नदी देखो आप, हमेशा अच्छा से बृद्ध गंगा भी कहा जाता है और साउथ की गंगा भी कहते हैं इसको। लिखो आप, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट में नासिक के नीचे
हेलो, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं। मैं देखो, बैटरी डाउन हो गई, इसको ध्यान से सुनो इस बात को। हम कृष्णा नदी की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, रिपीट करता हूं मैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। ये कृष्णा नदी, रिपीट करता हूं चूंकि बैटरी खत्म हो गई थी, ध्यान दो इस बात को। उत्तर में भीमा तथा दक्षिण में तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। इस पर नागार्जुन सागर जलाशय है। ठीक है, अब लिखो कावेरी। हम कावेरी नदी की बात करें, देखो आप, यह गंगा की तरह पवित्र है। कावेरी नदी गंगा की तरह पवित्र है। यह क्षिप्तिका तथा जल प्रपात का निर्माण करती है। इसका बेसिन ग्रीष्मकालीन मानसून, लौटते मानसून तथा शीतकालीन मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त करता है। इस पर कृष्ण सागर बांध बना है। यह अच्छा लिखो आप, यह अभी कृष्णा में लिखो, यह श्री गंगापट्टनम तथा शिव समुद्रम द्वीप से होकर गुजरती है। शिव समुद्रम के चारों ओर क्षिप्तिका
का निर्माण करती है। यह नीलगिरी पर्वत में महाखड्ड बनाती है। जो मैटूर बांध के लिए स्थान प्रदान करती है। अब देखो, गोदावरी नदी की बात की जाए, लिखो आप, प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट में नासिक के नीचे एक झरने से निकलती है। इसकी अनेक सहायक नदियां जैसे पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, साविरी, इंद्रावती हैं, मनेर हैं। इस नदी के मुहाने पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला है अमरावती। अमरावती नदी लिखो आप, यह कावेरी की सहायक नदी है। यह तमिलनाडु और केरल की सीमा से निकलती है। इसके बेसिन में
काफी औद्योगिकरण हुआ है। अगला है बेतवा नदी। बेतवा नदी की बात करें, लिखो आप, विंध्य श्रेणी से निकलकर, विंध्य श्रेणी से निकलकर यमुना में गिरती है। माता टीला बांध, माता टीला बांध तथा राजघाट बांध इस नदी पर स्थित हैं। वेन गंगा से जवाब, वेन गंगा लिखो। महादेव की पहाड़ियों से निकलकर, महादेव की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली गोदावरी की सहायक नदी है। इसका मैदान चावल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है पेरियार। पेरियार नदी देखो आप, लिखो आप, केरल में केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती है। एक नदी है इंद्रावती। इंद्रावती लिखो आप, यह गोदावरी की, गोदावरी, यह गोदावरी की सहायक नदी है। तथा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। सीमा बनाती है।
अंत में बह गई नदी देखो। यह तमिलनाडु की मौसमी नदी है। मौसमी नदी है, सोचो। हमेशा ध्यान दो। अब हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों में अंतर क्या है। एक चीज ध्यान देना, विशुद्ध फैक्चुअल है। दो चार बार पढ़ोगे, सामने विकल्प आएगा तो आप लिख ले जाओगे। आप अंतर की बात करें, प्रायद्वीपीय नदी एवं हिमालयी नदियों में अंतर क्या है। अंतर की बात करें, ये आपका प्रायद्वीपीय नदी, ये आपका हिमालयी नदी है। नदियां, अब सोचो, नदियां दोनों में अंतर क्या है। हमेशा या वृद्धावस्था में, पुरानी अर्थात वृद्धावस्था में है, यह नवीन है, नवीन अर्थात युवा अवस्था में है। दोनों में देखो अंतर यह है। प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियों की हम बात करें, इनका जो है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो इरोजन है, नगण्य है। केवल पार्श्विक साइड, पार्श्विक अपरदन होता है। इनका देखो आप, मैंने क्या बताया, ये पुरानी तथा वृद्धावस्था में है, ये नवीन तथा युवावस्था में है। ये ऊर्ध्वाधर अपरदन नगण्य है, केवल पार्श्विक अपरदन होता है। ये नदियां ऊर्ध्वाधर एवं पार्श्विक दोनों अपरदन करती हैं। देखो कितना बड़ा अंतर है दोनों में। हमेशा ध्यान दो, ये धीमी गति से बहती हैं। ढाल कम होने से धीमी गति से बहती हैं, और ये ढाल तीव्र होने से तीव्र गति से बहती हैं। तीव्र गति से बहती हैं। हमेशा इनकी वहन क्षमता कम है, कैरी पावर, जिसको कहते हैं कैरी कैपेसिटी। इनकी कैरी कैपेसिटी कम क्यों है, कैरिंग जो कैपेसिटी कम क्यों है, क्योंकि स्पीड बहुत कम है। कैरिंग कैपेसिटी इस पर डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी है। सोचो जरा, जैसे बाढ़ के मौसम में, वर्षा के मौसम में नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो बड़े बड़े मकान बहा ले जाती है वो। और शांत मौसम में एक कंकड़ भी बहाना उसके लिए मुश्किल है। इसकी वहन क्षमता कम, क्योंकि जल का प्रवाह मंद, इनकी वहन क्षमता ज्यादा, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा। क्योंकि जल का प्रवाह तीव्र, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जल का प्रवाह डिपेंड करता है
स्लोप कैसा है। ये हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये नदियां निक्षेपण करती हैं। देखो आप, ये जो नदियां हैं ज्यादातर निक्षेपण करती हैं। ये अपरदन और निक्षेपण दोनों करती हैं। देखो कितना अंतर है, अपरदन और निक्षेपण ये दोनों करती हैं। हमेशा ध्यान दो, प्रायद्वीपीय नदियां नौ परिवहन के अनुकूल नहीं है। देखो ये नदियां मौसमी हैं, क्योंकि इन नदियों में पानी की आपूर्ति वर्षा से होती है। गर्मी के मौसम नदियां सूख जाती हैं, जबकि ये जो नदियां हैं, देखो आप, ये जो नदियां हैं सदा नीरा है। क्योंकि ग्लेशियर से जलापूर्ति, बर्फ के पिघलने से जल की आपूर्ति होती है। सोचो आप, ये जो नदियां हैं नौ परिवहन के अनुकूल नहीं है। ये जो है नौ परिवहन के अनुकूल होती हैं। हमेशा ध्यान दो, दोनों में बेसिक डिफरेंट यह है। अब एक प्रश्न बात करें हम लोग, नदियां अपना मार्ग भी बदलती हैं। मार्ग क्यों बदलती हैं? हमेशा मार्ग नदियां क्यों बदलती हैं? रीजन ये है, हमेशा मैदानों का जो ढाल है वो खिसक जाए, नदी विसर्प बनाने लगे, बाढ़ के दौरान नदी अपने मार्ग को सीधा करने लगे। हमेशा ध्यान दो, सबसे चीज एक देखो आप, नदियां मार्ग बदलती हैं तो मार्ग बदलने के कई फैक्टर हैं। नदियों द्वारा मार्ग बदलना, इसके कारक क्या है? पहली चीज देखा जाए, नदियों के ढाल का खिसकना, शिफ्ट होना। ढाल का खिसकना, शिफ्ट होना। शिफ्ट होना मतलब दो प्लेन का स्लोप है कहीं और शिफ्ट हो जाए। हमेशा ध्यान दो, मैदान का ढाल शिफ्ट हो जाए, द स्लोप ऑल प्लेन शिफ्ट होने लगे। नदियों द्वारा विसर्प बनाना, तीसरी चीज देखा जाए, नदियां तो विसर्प बनाती हैं। बाढ़ के समय नदियों द्वारा अपना मार्ग
सीधा करना। अगला चीज देखा जाए, चट्टानों का कोमल होना। एक बड़ा सा रीजन है जो नदियां अपना मार्ग बदल देती हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। कई बार क्या होता है, दिल्ली सरहिंद पठार अर्थात पोतवार पठार का ऊपर उठना। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पोतवार पठार का दिल्ली सरहिंद पठार पठार का ये रीजन है। सोचो आप, नदियां मैदानों में बहती हैं। मैदान यहां है तो नदी यहां बहेगी। मैदान शिफ्ट हो यहां हो गया तो नदी यहां बहेगी। मैदान यदि शिफ्ट यहां हो गया तो नदी ऊपर बहेगी। जैसे जैसे मैदानों का स्लोप शिफ्ट होता जाएगा, नदी का बहाव मार्ग में शिफ्ट होता जाएगा। पहला रीजन, नदी विसर्प बनाती है। हम लोग विसर्प पढ़ चुके हैं, यूं विसर्प बनती है। ये नदी विसर्प बनाती है। अब सोचो, जब नदी विसर्प बनाएगी तो मान लिया जाए अचानक नदी में पानी की मात्रा बढ़ गई, तो नदी क्या करेगी, अपने मार्ग को सीधा करेगी। ये सीधा कर देगी। अब नदी यहां बह रही थी, अब यहां बहेगी। हमेशा नदी अब कहां बह रही थी, यहां बह रही थी, अब नदी यहां बहेगी, क्योंकि उसने मार्ग को क्या कर दिया, सीधा कर दिया। चट्टानों का कोमल होना, चट्टानें कोमल होती हैं तो अपरदन ज्यादा होता है। और पोतवार पठार का ऊपर उठना, जब ऊपर उठेगा तो ये भाग नीचे धंस जाएगा। जैसे इसको इस तरह समझो आप, अक्सर देखा होगा कि प्रायद्वीपीय नदियां मार्ग नहीं बदलती, उत्तर भारत की नदियां मार्ग बदलती हैं। रीजन क्या है उसके साथ, देखो आप। प्रायद्वीपीय नदियां अपने ढाल की दिशा में प्रवाहित होती हैं। ये कहा जाए प्रायद्वीपीय नदियां मार्ग नहीं बदलती हैं, क्योंकि रीजन क्या है इसके साथ, अपने ढाल में प्रवाहित होती हैं। पहली बात। हम दूसरी चीज बात करें, यहां की चट्टानें कठोर हैं। तीसरी चीज, यहां की नदियां विसर्प नहीं बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां विसर्प नहीं बनाती, और न तो इनमें अवसाद की मात्रा ज्यादा होती है। इनका जो स्लोप है बहाव मंद होता है। यहां के चट्टानें कठोर हैं, यहां की नदियां विसर्प नहीं बनाती। इनका जो बहाव है वो मंद होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रायद्वीपीय नदियां, उत्तर भारत की नदियां मार्ग बदल देती हैं। नदियां मार्ग बदलती हैं। देखो रीजन क्या है, ये भारत है। ध्यान दो, ये भारत है। भारत का ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। भारत का जो मैदान है पूरब की ओर झुका हुआ है। जब पूरब की ओर झुका होगा तो ये नदी प्रवाहित हिमालय से निकलेगी। ये हिमालय है। पूरी बात ध्यान दे इस बात को। मैं ये ध्यान सुनो इस बात को। ये है, ये हिमालय है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। स्लोप थोड़ा सा पूरब की ओर झुका हुआ है, क्योंकि पोतवार पठार ऊपर उठ गया। परिणाम क्या होगा कि नदियों का पानी पूरब ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल,
मान लिया जाए हिमालय, ये हिमालय है, नदी यूं निकल रही है, नदी यूं निकल रही है, पानी देखो निकल रहा है, इसका स्लोप किधर है? इसका स्लोप पूरब की ओर है, तो पूरा पानी का बहाव किधर होगा? पूरब होगा। और जब पानी का दबाव पूरब की ओर होगा तो पूरब ज्यादा अपर्दन होगा, कि पूरा पानी का प्रेशर किधर है? पूरब है, क्योंकि जिधर स्लोप होगा उधर पानी का बहाव तीव्र होगा, तो इधर पानी का बहाव तीव्र होता है पूरब की तरफ। पश्चिम की तरफ बहाव मंद होता है, तो यहां तेजी से अपर्दन होगा। अपर्दन होते 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 अपर्दन बहुत तेजी से होगा। अरे बात है, ये अपर्दन होगा। आप सोचो, अपर्दन होगा, ये सेडिमेंट्स कहने की यहां जमा होते चले जाएंगे, ये जमा होते चले जाएंगे। मान लीजिए नदी में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, या नदी में बाढ़ आ गई, तो नदी क्या करेगी? अपने मार्ग को सीधा कर देगी। तो जो नदी यहां बह रही थी अब यहां बहनी शुरू हो जाएगी। अक्सर देखा होगा जो उत्तर से दक्षिण बहती हैं, उत्तरी भारत में उत्तर से दक्षिण बहने वाली नदियां ही अपना मार्ग बदलती हैं। गंगा यमुना अपनी मार्ग कभी नहीं बदलती, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहला दूसरा रीजन ये है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, कोसी नदी पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रही है। रीजन ये है, ये कोसी नदी बह रही है। हमेशा कुछ साल पहले यहां बह रही थी, अब कोसी नदी यहां बह रही है। ऐसा क्यों रही? इसके पीछे रीजन क्या है? पूरी बात ध्यान देना। रीजन ये, स्लोप थोड़ा सा पश्चिम की ओर होगा तो नदी का बहाव इधर तीव्र होगा, तो इधर नदी अपर्दन कर रही होगी, अपर्दन कर रही होगी, या अवसाद नदी यहां जमा कर रही होगी। जब कोसी नदी में बाढ़ आती है तो नदी क्या करे? अपने मार्ग को सीधा कर देगी। जब सीधा करेगी तो नदी जो यहां बह रही थी अब यहां बहेगी। इसे कोसी नदी धीरे धीरे पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रही है हमेशा। इसका मतलब यह है कि देखा जाए, ध्यान से समझो इस बात को, यह कहा जाता है उत्तर भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां अपना मार्ग बदलती हैं हमेशा। जैसे मैंने ये कहा, एक गंगा नदी है, ये जो नदी उत्तर से दक्षिण प्रवाहित हो रही है, ये नदी मार्ग बदलेगी। रीजन क्या था? झुकाव किधर है? पूरब की ओर है हमेशा। जब झुकाव पूरब की ओर होगा तो पूरा पानी का बहाव इधर होगा, इधर होगा। और जब पानी का बहाव इधर होगा तो इधर तेजी से अपर्दन होगा। जब तेजी से अपर्दन होगा तो ये सेडिमेंट्स कहीं के जमा होंगे, ये सेडिमेंट्स इधर जमा होते चले जाएंगे। अब सोचो, बाढ़, जब नदी में बाढ़ आएगी तो नदी क्या करेगी? बाढ़ के समय में अपने मार्ग को सीधा करेगी। जब सीधा करेगी तो जो नदी यहां बह रही थी अब मार्ग को सीधा करेगी। अब सोचो, तो नदी यहां बहनी शुरू हो जाएगी। स्लोप किधर है? पूरब की ओर है। तो पहले मार्ग क्यों बदलती हैं? पहला रीजन ये है, भारत का ढाल पूर्व की ओर है, जिससे पानी का दाब नदी के पूर्वी तट पर ज्यादा होता है। परिणामतः अपर्दन ज्यादा। भारत का ढाल पूरब की ओर है, जिससे पानी का दाब, जैसे मैंने कहा ये नदी बह रही है, स्लोप पूरब की ओर होगा तो पूरा पानी का बहाव इधर होगा, प्रेशर यहां होगा तो अपर्दन यहां होगा हमेशा, अपर्दन ज्यादा। दूसरी चीज बात करें, यहां कोमल चट्टानें पाई जाती हैं, और जहां कोमल चट्टानें होगी वहां अपर्दन बहुत आसान होगा। यदि अपर्दन आसान हो गया तो स्वाभाविक है नदी अपना मार्ग तेजी से बदल देगी। तीसरी चीज, नदी में पानी की मात्रा ज्यादा,
और चौथी बात, नदी में बाढ़ आने से नदी अपना मार्ग सीधा करती है। और जब नदी अपना मार्ग सीधा करेगी तो स्वाभाविक है नदी क्या करेगी, अपने स्थान को छोड़ देगी। बस उत्तर भारत की नदियां मार्ग बदलती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियां अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। उसके पीछे महत्वपूर्ण ये एक कारण है कि मार्ग क्यों बदलती हैं। साउथ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपना मार्ग नहीं बदलती, उत्तर भारत की नदियां अपना मार्ग बदल देती हैं। उसके पीछे यह कारण है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ठीक है, शेष की चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।